हाय हेलो गुड मॉर्निंग। सो आज का अपना डिस्कशन है केस सिनेरियो 11। ये आपका सितंबर 2026 आरटीपी का क्वेश्चन है। रीसेंट इंस्टीट्यूट का जो आरटीपी है उसका ये क्वेश्चन है। मिस्टर अनिरुद्ध, एज 38 ईयर, is a resident individual employed as a senior project consultant in a technology firm MNE Enterprises in Bangalore. He is paying tax under default tax regime for previous year 25-26, assessment year 26-27. During previous year 25-26, he received a gross salary of 15,75,000. Tax deducted on salary during previous year 25-26 is 1,09,200. He also provided technical consultancy services and charged fee of 48,000 from startup A and 52,000 from startup B, whose turnover during previous year 24-25 exceeds 5 CR. वो टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया है दो कंपनी को, एक है स्टार्टअप ए, एक है स्टार्टअप बी। स्टार्टअप ए को वो फी चार्ज किया है 48,000 का एंड स्टार्टअप बी को वो फी चार्ज किया है 52,000 का। और ये दोनों ही स्टार्टअप का जो टर्नओवर है दैट इज मोर देन 5 CR. He opts for presumptive taxation under section 44 ADA of Income Tax Act 1961. ये जो प्रोफेशनल फी उसे मिला है, for this professional fee he has opted for presumptive taxation under section 44 ADA. In November 2025 he made the following outward remittance under liberalized remittance scheme through authorized dealer. वो कुछ पैसे इंडिया के बाहर भेजता है। 10th November 2025, 8,50,000 to a university in Germany for his son's education, funded from personal saving. 25th November 2025, 3,50,000 to his brother in Australia for personal maintenance. He owns a residential building consist of 3 identical floor. Floor 1 is self-occupied. Floor 2 was vacant for whole year. सर ये अनऑक्यूपाइड है, अगर अनऑक्यूपाइड है इसको भी सर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ही कंसिडर करके चलेंगे सर। उसके दो एसओपी प्रॉपर्टी हो गए। अब अगर और कोई प्रॉपर्टी को वो एसओपी करता है सर उसको हम डीएलओपी मानने वाले हैं। थर्ड फ्लोर इज लेट आउट एट ए मंथली रेंट ऑफ 25,000। चलो अच्छा है सर, थर्ड फ्लोर को उसने कर दिया है लेट आउट। Third floor is let out at a monthly rent of 25,000. He paid a municipal tax of 30,000 for entire building and interest of 12 lakhs on housing loan taken for construction of this property. On 15th March 2026, he sold a commercial plot for 65 lakhs, which he acquired on 31st January 2024 for 40 lakhs. The stamp duty value on date of transfer is 65 lakhs. CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको 25, 26, 23, 24 का दे रखा है, देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगा तो। सो कंसिडरिंग दिस सिनेरियो आपको ये 5 केसेस सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हुए केस नंबर 1, कंप्यूट द इनकम और लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अनिरुद्ध फॉर असेसमेंट ईयर 26-27. इन केस ऑफ लॉस डिटरमाइन द अमाउंट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड ऑफ इनकम। ओके, सो इनकम और लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अपने को कैलकुलेट करने का है। ठीक है सर। सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसका हाउस प्रॉपर्टी तो एक है, बट ये जो एक हाउस प्रॉपर्टी है इसमें 3 फ्लोर है। 2 फ्लोर को तो वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है और एक फ्लोर को वो लेट आउट कर रखा है। सर यहाँ पर ये जो 3 फ्लोर है इनको हम 3 अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे। ठीक है सर। सो कैलकुलेशन कहाँ करें सर? कैलकुलेशन के लिए जगह चलो यहाँ कर लेते हैं सर। फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3। सर जहाँ तक बात है फ्लोर 1 एंड 2 का, सर इनका जो एनएवी है, इनका जो एनएवी है सर ये होने वाला है नील। फ्लोर 3 का एनएवी कैलकुलेट करते हैं सर। फ्लोर 3 का अगर एनएवी में कैलकुलेट करके आपको बताऊं सर, जो थर्ड फ्लोर है उसको रेंट में लगाया गया है मंथली रेंट ऑफ 25,000। 25,000 है सर मंथली रेंट। आपको म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन सब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रखा। तो आपका ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल है सर, इसी को ही मेरे को जीएवी बनाना पड़ेगा। 25,000 इंटू 12 आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल आ गया 3 लाख। सर ये 3 लाख में से मेरे को लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स, तब जाके मेरे को मिलेगा एनएवी। सर म्युनिसिपल टैक्स आपको दे रखा है 30,000, बट सर ये एंटायर प्रॉपर्टी का दे रखा है थर्ड फ्लोर का कितना होगा डिवाइडेड बाई 3, 10,000। लेस कर देते हैं यहाँ से 10,000, 2,90,000। 2,90,000 इज योर एनएवी फॉर दिस लेट आउट फ्लोर, 2,90,000। सर यहाँ से अपने को 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है, और यहाँ पर इसका 30% आ जाएगा
7,000। नेक्स्ट अपने को लेस करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर जो अपना एसएससी है, अपना एसएससी न्यू रिजीम में था, अपना एसएससी न्यू रिजीम में था, पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। सर अगर अपना एसएससी न्यू रिजीम में है, इन दैट केस फॉर दिस बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं मिलने वाला, नील नील। एंड फॉर दिस थर्ड फ्लोर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा। सर कितना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा? जितना आपका एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, जो आपका इंटरेस्ट एक्रीव्ड है, एंटायर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। सर ये लेट आउट प्रॉपर्टी, यहाँ पर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता। मुझे बताओ सर थर्ड फ्लोर के लिए व्हाट इज योर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? सर टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपका 12 लाख। सर ये पूरे प्रॉपर्टी के लिए, अगर ये पूरे प्रॉपर्टी के लिए सर थर्ड फ्लोर के लिए कितना होगा? 1/3, दैट इज 4 लाख। सो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का हमने डिडक्शन ले लिया 4 लाख का। सो आफ्टर कंसिडरिंग बोथ दिस डिडक्शन आपका लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है 1,97,000। दिस इज योर लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। सर ये जो लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी है, क्या इसको मैं अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट कर सकता हूं? नहीं सर, इसको मैं अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। रीजन बिंग आपका एसएससी न्यू रिजीम में, अगर एसएससी ओल्ड रिजीम में होता, इन दैट केस दिस लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट हो जाता, बट आपका एसएससी न्यू रिजीम में, हेंस दिस लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ अदर हेड, एंड आप ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, ये डेड लॉस है। In that case, option D is correct. Loss from house property is 1,97,000. Such loss neither be set up against any other head of income nor be carried forward to subsequent year. Hence, your option D is correct option. Next, question number 2. Authorized bank is required to collect tax at source from Mr. Anirudh for his foreign remittance under एलआरएस। बिल्कुल सर, जो उसका फॉरेन रेमिटेंस है, ये फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर ऑथोराइज्ड बैंक को टीसीएस कलेक्ट करना है। अब कितना टीसीएस कलेक्ट करना है? सर ये जो एलआरएस का स्कीम है, अंडर एलआरएस स्कीम अगर आप कोई भी पैसा रेमिट करवाते हैं आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस अगर आपका पर्पज मेडिकल या फिर एजुकेशनल पर्पज है, इन दैट केस योर रेट ऑफ टीसीएस इज 5%। लेकिन अगर आपका पर्पज other than medical and education है, in that case your rate of TCS is 20%। बट ये रेट तभी एप्लीकेबल होंगे अगर आपका फॉरेन रेमिटेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड करता है 10 लाख को। सर जब वो 10 नवंबर 2025 को पहला रेमिटेंस करता है 8,50,000 का, सर ये तो विद इन द लिमिट ऑफ 10 लाख है, हेंस टीसीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट, जब वो 25 नवंबर 2025 को सेकंड रेमिटेंस करता है 3,50,000 का, सर ये 10 लाख के लिमिट को एक्सीड कर जाता है। सर ये 10 लाख के लिमिट को कितने अमाउंट से एक्सीड करता है? सर अब उसका जो टोटल रेमिटेंस है 8,50,000, 3,50,000, सर टोटल रेमिटेंस हो चुका है 12 लाख। ये 10 लाख के लिमिट को एक्सीड करता है बाय 2 लाख, हेंस दिस 2 लाख विल बी एलिजिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टीसीएस। और ये 2 लाख के ऊपर जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा दैट इज एट द रेट 20%। तो 2 लाख का 20% आपका टीसीएस आएगा 40,000। 40,000 विल बी कलेक्टेड एज टीसीएस फ्रॉम दिस फॉरेन रेमिटेंस। ऑप्शन ए 40,000। Compute the amount of capital gain arising from transfer of commercial plot in the hand of Anirudh. Also determine the tax thereon ignoring surcharge and cess. Okay, आपको टैक्स डिटरमाइन करना है ignoring surcharge and cess। ठीक है सर, सबसे पहले सर एक बार कैपिटल गेन डिटरमाइन कर ले। बिल्कुल सर, ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट को उसने बेचा कितने में? सर उसने बेचा है 65 लाख में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 65 लाख है, तो एफबीओसी तो आपका यही बनेगा। ये बन गया आपका एफबीओसी। सर यहाँ से आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर एक्वायर कितने में किया था? सर एक्वायर किया था 40 लाख में। इन दैट केस व्हाट इज योर कैपिटल गेन? सर व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेने वाले। सो आपका कैपिटल गेन आ रहा है 25 लाख का। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा बिकॉज ये जो कमर्शियल प्लॉट है, ये कमर्शियल प्लॉट को एसएससी होल्ड किया है फॉर ए पीरियड मोर देन 2 years। इन दैट केस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होने वाला है, एंड योर अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 25 लाख। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 25 लाख आ गया। अब सर इसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 लाख। सर इसके ऊपर जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा, इसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन
दो रेट से होने वाला है, एक होगा विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, एक होगा विथ इंडेक्सेशन 20%, व्हिच एवर इज बेनिफिशियल फॉर द एसएससी, एसएससी उस रूट को ऑप्ट करेगा। सो दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन। सर इसके ऊपर अपने टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं एट द रेट 12.5%। 12.5% में सर आपका टैक्स आ रहा है 3,12,500। नेक्स्ट सर कैलकुलेट करो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन। लेकिन एक सेकंड सर, सर ये जो आप बोल रहे हो, ये जो आप दो ऑप्शन का बात कर रहे हो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विथ इंडेक्सेशन, सर ये बेनिफिट एसएससी को तब मिलता है अगर एसएससी तीन कंडीशन कंप्लाई करे। सर सबसे पहला जो अपना एसएससी है, अपना एसएससी रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए। अपना एसएससी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, पहला कंडीशन टिक। दूसरा देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है एंड दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड बिफोर 23/7/2024। बिल्कुल सर, इसको एक्वायर किया गया है बिफोर 23/7/2024। हेंस तीनों ही कंडीशन कंप्लाई हो रहा है। सो आवर एसएससी इज एलिजिबल फॉर बोथ द ऑप्शन। जो ऑप्शन एसएससी के लिए बेनिफिशियल है, एसएससी वो ऑप्शन को ऑप्ट करेगा। सो अब अपने कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन। सर उसके लिए सबसे पहले लेंगे अपने एफबीओसी। सर एफबीओसी था आपका 65 लाख। अब यहां से अपने को लेस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 40 लाख। अब इसका अगर मैं इंडेक्सेशन करूं इनटू इनटू इंटू 376 डिवाइडेड बाय 348 इंटू 376 डिवाइडेड बाय 348, आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है 4321,839. This is your indexed cost of acquisition. Indexed cost of acquisition. So reduce this indexed cost of acquisition to get your capital gain after indexation. 65 lakhs less 4321,839. सर ये आ गया आपका 2178161। सर इसका निकालेंगे 20%, इसका निकालेंगे 20%। सर कितना आ रहा है इसका 20%? सर इसका 20% आ रहा है 435632। इट मीन्स सर अगर अपना एसएससी 12.5% वाले रूट में जाता है विदाउट इंडेक्सेशन, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 3,12,500। अगर एसएससी 20% वाले रूट में जाता है विथ इंडेक्सेशन, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा 4,35,632। इन दैट केस अपना एसएससी इस रूट में जाएगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। हेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन बोथ द ऑप्शन। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपका 25 लाख ही रहने वाला है, बिकॉज जब अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर ये ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, इनकम कंप्यूटेशन के टाइम नहीं। सो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो रहने वाला है 25 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो अपना 25 लाख रहेगा, बट उसके ऊपर जो टैक्स आएगा दैट इज 3,12,500। जस्ट ए सेकेंड, चार्ज खत्म हो गया, थोड़ा सा रुक जाओ। तो चलो देख लेते हैं कौन सा है अपना करेक्ट ऑप्शन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अपना 25 lakhs एंड टैक्स देयर ऑन 3,12,500। ऑप्शन ए इज करेक्ट, योर ऑप्शन ए। जस्ट अ सेकेंड, ये चार्ज हो रहा है। Just a second. Okay. तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अपने को एसएससी का ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। सर उसका सैलरी, ग्रॉस सैलरी आपको दे रखा था 15,75,000। सर 15,75,000 ग्रॉस सैलरी है। सर यहाँ से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे, कितना आएगा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन? सर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आने वाला है 75,000 का। सो आफ्टर रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी हेड का इनकम आपका आ रहा है। सर सैलरी हेड का इनकम आ गया आपका 15 लाख। दिस इज योर सैलरी हेड इनकम। सर कैपिटल गेन का इनकम हमने कैलकुलेट किया सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 25 लाख का। अपार्ट फ्रॉम दैट सर जहां तक बात है हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड, सर हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में तो लॉस आ रहा है, और ये जो लॉस है ये लॉस को आप अदर हेड के इनकम के साथ सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। सर उसके इन सब के अलावा उसका और एक इनकम भी था
सर वो टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता था और उसके लिए वो फी चार्ज किया था 48,000 एंड 52,000, और इसके लिए वो ऑप्ट किया था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 एडीए। इन दैट केस सर उसे जो टोटल कंसल्टेंसी फी मिला है उसका 50% विल बी द पीजीबीपी इनकम। इन दैट केस सर उसे जो टोटल कंसल्टेंसी फी मिला है, एक 52,000 और एक 42,000 टोटल हो गया 1 लाख। ये 1 लाख का निकाल लो 50%, 50,000। सर ये 50,000 बनेगा उसका पीजीबीपी इनकम, 50,000 बन गया उसका पीजीबीपी इनकम। एंड जहां तक बात है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कोई इनकम तो है नहीं, तो ये बन गया उसका ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख, ये आ गया 25 लाख और ये आ गया आपका 50,000, टोटल हो गया 40,50,000। दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई ऑप्शन सी। कंप्यूट द टैक्स पेबल आफ्टर कंसिडरिंग टीडीएस एंड टीसीएस, जो भी उसका टीडीएस एंड टीसीएस है उसको लेस करने के बाद उसका नेट टैक्स पेबल कितना आ रहा है आपको ये कैलकुलेट करना है। ओके सर, टैक्स पेबल कैलकुलेट कर लेते हैं। सर सबसे पहले टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर टीडीएस टीसीएस को लेस करेंगे, आपको नेट टैक्स लाइबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है सर। सर इसके ऊपर अगर मैं टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करूं, सर जहां तक बात है आपका ये 25 लाख का, सर ये 25 लाख के ऊपर तो टैक्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। सर ये 25 लाख के ऊपर आपका टैक्स आएगा 12.5% के रेट से, 12.5% के रेट से आपका टैक्स आने वाला है 3,12,500। सर ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। सर ये तो इतना आ गया। सर इसके अलावा आपका जो बाकी इनकम रह गया 40,50,000 से मैंने लेस कर दिया 25 लाख, सर आपका रिमेनिंग रह गया 15,50,000। सर इसके ऊपर मेरे को स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करना है। स्लैब रेट से टैक्स कितना आ रहा है, सर स्लैब रेट से आपका टैक्स आ रहा है, टैक्स एज पर स्लैब रेट, टैक्स एज पर स्लैब रेट 1,12,500। दिस इज योर टैक्स एज पर स्लैब रेट। सर दोनों को ऐड कर लो। सर ये आ गया आपका 4,25,000, 4,25,000। सर इसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस सेस, सर सेस लगाएंगे 4% का, 4% का सेस आ रहा है आपका 17,000 का, 17,000 ऐड कर लो। सर ये आ गया आपका 4,42,000, 4,42,000। सर ये तो आया आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी, बट वो अपने को बोला है टैक्स पेबल आफ्टर कंसिडरिंग टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस एंड टीसीएस जितना भी डिडक्ट हुआ है सर उसका क्रेडिट उसे मिलने वाला है। उसके क्रेडिट को कंसिडर करने के बाद व्हाट इज योर नेट टैक्स लाइबिलिटी। सर यहाँ से मेरे को टीडीएस एंड टीसीएस जो भी डिडक्ट हुआ है, जो भी कलेक्ट हुआ है उसको लेस करना पड़ेगा। सर जहां तक बात है टीडीएस का, सर अगर मैं टीडीएस का बात करूं सबसे पहले तो मेरे को नजर आता है सर सैलरी से टीडीएस का कलेक्शन हुआ था 1,09,200 एंड सर उसे ये जो कंसल्टेंसी फी मिल रहा था, टेक्निकल कंसल्टेंसी मिल रहा था, सर ये जो टेक्निकल कंसल्टेंसी का जो फी उसे मिल रहा था, सर एक तो उसे स्टार्टअप ए से मिला है 48,000 का और एक उसे स्टार्टअप बी से मिला है 52,000 का। सर अगर मैं याद करूं सेक्शन 194J का लिमिट था 50,000 का। जब स्टार्टअप ए उसे पेमेंट करेगा 48,000, दिस इज विद इन द लिमिट ऑफ 50,000, सो स्टार्टअप ए टीडीएस डिडक्ट नहीं करने वाली, बट जब स्टार्टअप बी हमारे एसएससी को पेमेंट करेगा 52,000, सर इसके ऊपर स्टार्टअप बी टीडीएस जरूर डिडक्ट करेगी एट द रेट 10%, दैट इज 52,000 का अगर मैं 10% निकाल लूं 5,200 का टीडीएस स्टार्टअप बी डिडक्ट की है। नेक्स्ट सर अगर मैं और एक टीडीएस पॉइंट का बात करूं, सर ये जो कमर्शियल प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट को सेल किया गया है 65 लाख में, 65 लाख में अगर कमर्शियल प्लॉट को सेल किया गया है, दिस एक्सीड्स योर लिमिट ऑफ 50 लाख। सर यहां पर सेक्शन 194 आईए में आपका लिमिट था 50 लाख का, दिस एक्सीड्स योर लिमिट ऑफ 50 लाख। इन दैट केस सर इसके ऊपर भी 1% टीडीएस डिडक्ट करने वाला है पेयर। जो भी पेयर था जिसको ये कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल किया गया था, जब वो पेमेंट करेगा, जब वो ये 65 लाख का पेमेंट करेगा, उसके ऊपर वो टीडीएस से डिडक्ट करने वाला है एट द रेट 1%। 65 लाख का अगर मैं 1% निकालूं सर वो भी आ रहा है आपका 65,000। सर ये भी आपका टीडीएस डिडक्टेड में आ गया। सो 3 टीडीएस डिडक्ट हुए हमारे एसएससी का। सबसे पहले आउट ऑफ सैलरी इनकम, आउट ऑफ प्रोफेशनल इनकम एंड आउट ऑफ
कैपिटल गेन इनकम, ये 3 टीडीएस डिडक्ट हुए। अलॉन्ग विद दैट सर एक टीसीएस कलेक्ट भी हुआ था 40,000 रुपए का, उसका कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर रखे हैं। सो टोटल टीडीएस डिडक्टेड एंड टीसीएस कलेक्टेड 109200 प्लस 5200 प्लस 65,000 प्लस 40,000, सर टोटल आ गया ये 2,19,400। सो दिस इज योर टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्टेड एंड कलेक्टेड, हेंस इसको अब मैं लेस करने वाला हूं 2,19,400। सर इसको लेस करने के बाद आपको मिलेगा आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज 222,600 ऑप्शन डी। विद दिस केस सिनेरियो 11 इज कंप्लीट। नेक्स्ट मिलते हैं केस सिनेरियो 12 में। थैंक यू।